नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मौलाना साद ये नाम है जमात के उस ड्राइवर का जिसने कोरोना की रफ्तार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। अब जांच एजेंसी से छिपता फिर रहा है। कभी क्वारंटीन का बहाना करता है, कभी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के इंतजार का। हाँ, क्राइम ब्रांच और ईडी का शिकंजा कसने के बाद उसके सुर जरूर बदल गए हैं। अब वो अपने जमातियों से बार बार सरकार प्रशासन को सहयोग की अपील कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि मौलाना साद सामने क्यों नहीं आता। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। अपनी भड़काऊ तकरीरों से जमातियों को गुमराह करने वाला तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना मोहम्मद साद अभी भी अंडरग्राउंड है। पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का सबसे बड़ा गुनहगार मौलाना साद पुलिस से बचने के लिए रोज नया ड्रामा कर रहा है। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद एक नया इंटरव्यू देकर झूठ पर झूठ बोल अपने पक्ष को रखने की अब कोशिश कर रहा है। इस इंटरव्यू में मौलाना साद कहता है, मैं कानून से छिप नहीं रहा हूं। मैंने डॉक्टरों के कहने पर अपने आप को क्वारंटीन में रखा है। इसी बात से मौलाना साद के झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। 28 मार्च से पुलिस उसे तलाश रही है। कुल 24 दिन हो चुके हैं। बाकी मरीज 14 दिन के लिए खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं। ऐसे में क्या मौलाना साद कानून से बचने के लिए क्वारंटीन का बहाना बना रहा है? इस इंटरव्यू में मौलाना साद कहता है कि लॉकडाउन में मस्जिदों को गुलजार करने वाले उसके ऑडियो को बेवजह मीडिया वाले उछाल रहे हैं, जबकि वो तो सिर्फ मजहब की रोशनी में अपने लोगों को जानकारी दे रहा था। लॉकडाउन में मस्जिदों को गुलजार करने वाले ऑडियो को बेवजह मीडिया उछाल रहा है, जबकि वो तो सिर्फ मजहब की रोशनी में अपने लोगों को जानकारी दे रहा था। वो ऑडियो तकरीर भी ध्यान से सुनिए, जिसमें मौलाना साद जमातियों को कोरोना पर परगलाने की कोशिश कर रहा था और लॉकडाउन के सरकारी निर्देश के उल्लंघन के लिए साफ उकसा रहा था कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए, तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। हालांकि जब देश भर में जमातियों की मौत होती चली गई और कानून का शिकंजा साद पर कसता चला गया, उस पर धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला भी लगा दिया गया, तो उसकी बोली बदल गई थी। उसने ऑडियो संदेश जारी कर जमातियों से रमजान के महीने में घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की थी। रमजान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है, जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है। इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाक़े के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए। जब से क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसा है, मौलाना साद गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। उसने इससे पहले भी एक ऑडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उसने कोरोना के इलाज में सरकार का साथ देने की बात कही थी। कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा ये पैगाम मौसूल हो, वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। निजामुद्दीन मरकज कांड में पुलिस को मौलाना साद की तलाश है, लेकिन वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने रोज नए नए बहाने बना रहा है। वो जमातियों को कोरोना की जांच के लिए समझा रहा है, लेकिन खुद जांच नहीं करवा रहा। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को भेजे नोटिस में कहा था, मौलाना साद कोरोना टेस्ट कराए, संभव हो तो दिल्ली के एम्स से कोरोना टेस्ट कराए। टेस्ट की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए, उसके बाद मौलाना से पूछताछ होगी। इस इंटरव्यू में मौलाना साद अपने कोरोना टेस्ट पर भी जवाब देता है। मुझसे मामले के आईओ ने कोरोना टेस्ट कराने को कहा है। मेरी टेस्ट रिपोर्ट जल्दी आएगी। मौलाना के इस दावे में भी दम नहीं है। मौलाना साद के बेटे ने आज तक से बातचीत में 3 दिन पहले ही कहा था कि उसके पिता का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे अभी मौलाना साहब साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं।
आखिर ये टेस्ट उसने कहां कराया और टेस्ट रिपोर्ट को उसने सबके सामने क्यों नहीं रखा, क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपा। क्राइम ब्रांच मौलाना साद के वकील के जरिए उसके संपर्क में है। क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारियों का यह भी मानना है कि गिरफ्तारी और जांच से बचने के लिए मौलाना कोरोना टेस्ट नहीं करा रहा। हालांकि मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच ही नहीं, ईडी का शिकंजा भी कस चुका है। ईडी ने मौलाना साद और मरकज से जुड़े लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। आयोजन के पहले मरकज के खातों में विदेशों से हवाला के जरिए मोटी रकम आने की जांच चल रही है। अब मौलाना साद का क्वारंटीन का वक्त भी बीत गया है। क्राइम ब्रांच अब साद के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मौलाना मामले को लटकाकर छिपता फिर रहा है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। शोएब जमई मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ देर में, मौलाना एजाज अतर साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया शिया बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ गए। अतर साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप ही के पास शोएब जमई आना चाहती हूँ। मुझे पता है वही घिसी पिटी आपकी पुरानी बातें होंगी कि क्यों बार बार मरकज को बदनाम किया जाता है, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ बोले मैं आपको कुछ बातें साफ कर देना चाहती हूं। कौन सी वो देश में एक घटना है जो सबसे बड़ी वजह बनी देश में कोरोना संक्रमण के 30% मरीज जहां से निकले, वो मरकज है और इसीलिए हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जहां भी अन्य जगहों से कोरोना का संक्रमण फैलने की खबर आई है उस हर विषय पर हमने चर्चा की है। इसीलिए अब मेरे सवाल से दाएं बाएं भागे बिना मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर मौलाना साद इंटरव्यू दे सकते हैं तो फिर वो खुद पुलिस के सामने क्यों नहीं आते जब 304 जैसी गंभीर धाराएं उन पर लगाई गई है। इतने दिनों तक कोरोना टेस्ट नहीं कराया था, क्योंकि अगर कराया होता तो रिपोर्ट रखते सामने, कह दिया कि क्वारंटीन में है। सिर्फ पुलिस के सामने आने से बचने के लिए ये तमाम हरकतें वो करते रहे। मैं क्या गलत कह रही हूं शोएब जमई? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो है गलत कह रही हैं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि शायद आपकी जो एनालिसिस है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। मेरा ये मानना है कि मौलाना साद साहब ने एक ऑडियो जारी किया अभी, उसमें इन्होंने प्लाज्मा डोनेशन की बात की। वो सही बात है, मैं खुद एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त ज़रूरत है कि जो कोविड-19 के पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनके प्लाज्मा की जो एंटीबॉडीज़ थी उसका इस्तेमाल करके हम नए केसेस में ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में CSIR ने भी कहा और हमने भी हाइपोथेसिस दी थी इसके बारे में। लेकिन जहाँ तक मौलाना साद साहब के आप कह रहे हैं कि छुपने का सवाल है, या आप देखिए पुलिस तो हमारे पास नहीं है ना, मैं गृह मंत्री नहीं हूँ। अगर वो प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो सारी चीजें उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई जो उन्होंने दे नहीं रहे हैं, करवाई थी, किसी चुने हुए ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, सबको नहीं दे रहे। अगर आपके संपर्क में तो फोन लगाइए ना, अभी लाइव इंटरव्यू कर लेते हैं। छिपने की क्या जरूरत है? अभी बता दे वो कहाँ है। जब तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी शोएब जमई, आखिर पुलिस वालों से आप क्या चाहते हैं? मरकज में जब निजामुद्दीन में ये घटना सामने आई थी तो आप टीवी पर ज्ञान देने के बजाय आप ही चल जाते हैं उनको रेस्क्यू करने। पुलिस वाले वहां जाते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, वो लोग खुद क्वारंटीन होते हैं, अपनी जान उनकी जोखिम में पड़ती है। ऐसे वक्त पर आप ये दलील देंगे, इसको कौन स्वीकारेगा? कोरोना टेस्ट करके वो रिपोर्ट दिखाए ना। लगता है कि थोड़ी हमारे पत्रकार बंधुओं 28 मार्च से वो पुलिस की नजर में गायब है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 28 मार्च कितने दिन बीत गए? एक सेकंड। 28 मार्च से वो गायब है। पहले शोएब जमई सवाल सुनिए, क्योंकि फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए। 28 मार्च से वो गायब है। अब 28 मार्च से आज तक लगभग 24-25 दिन होते हैं। इतने दिन कोई क्वारंटाइन में तो बैठा नहीं है, और अगर वो बीच बीच में बताते हैं कि क्वारंटाइन में है तो अपनी रिपोर्ट सामने रखे। पुलिस कहती है आप टेस्ट करा के अपनी रिपोर्ट भेजिए, इससे वो भागते फिर रहे। 24 दिन भागने की क्या जरूरत है, ये बताइए। अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि स्टेटमेंट ये है कि हमारे पत्रकार बंधुओं को थोड़ा ईगो में इसलिए लगा हुआ है कि मौलाना साद साहब दूसरे अखबारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन अंजना जी से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, या फिर बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में आके क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं। उसकी वजह मैं बताता हूं। इतनी बेवजह, देखिए मैं बेवजह दलील दिया तो आपको बुरा लगेगा। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, आप कह रहे थे इतनी बेवजह की दलील। नहीं, मैं रिसर्चर हूँ। जी जी,
अच्छा, रिसर्चर है। सुनिए, नहीं अंजना जी, देखिए मैं इस बात को कंप्लीट कर, अरे आप ही बात कर लीजिए ना, आप छोड़िए इंटरव्यू, आप ही बात कर लीजिए। कि देख, बताइए कि कोरोना का टेस्ट का उनकी रिपोर्ट कहाँ है, आप रिपोर्ट दिखा दीजिए। आपने कहा कि मौलाना साहब जो है हम इसलिए बातचीत करेंगे क्योंकि सिंगल सोर्सेस इतने बड़े केसेस, हाँ। ठीक है, 30% केस है, 70% अलग अलग तरह के केसेस हैं, उनका भी जिक्र नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कतर एक देश है जिसमें 2400 केसेस में से 2000 केसेस भारतीयों के हैं और उसमें से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समुदाय का है। क्या कतर ने कहा कि जो है वो हिंदू जो है वहां पे कोरोना फैला रहा है, या उसका कोई ऐसा इल्जाम लगाने की कोशिश हुई? क्या वहां की मीडिया ने चीख करके कहा कि यहाँ से कि मुसलमान कोरोना, ये जो है हिंदू कोरोना फैला बेवजह की बात कर रहे हैं? हमने भी मुस्लिम नहीं कहा। मैं आपसे हमेशा, कौन कहता है कि तबलीगी जमात यानी मुस्लिम? आप जैसे लोग ये भ्रम देश में फैलाते हैं। तबलीगी जमात मुस्लिम नहीं है। अंजना जी, इस देश में ये नैरेटिव बन रहा है, इस देश में ये नैरेटिव बन रहा है कि कोरोना फैलाने के जिम्मेदार मुसलमान हैं। जी नहीं, ये आप कह रहे हैं भाई। तो यहाँ से इस देश में नैरेटिव क्यों बन रहा है? ये आप कह रहे हैं। इस देश में ये नैरेटिव क्यों बन रहा है? जैसे लोग फैला रहे हैं। वाला, फल बेचने तबलीगी वाला जमात का नाम लेने से आपको क्यों तकलीफ होती है? कैसे तबलीगी जमात का नाम लेने से ये मुस्लिमों का थोड़ी मुझे तकलीफ नहीं होती है, मैं पुलिस वाला हूँ। तबलीगी जमात का नाम लेने से आप मुस्लिम को क्यों जोड़ देते हैं उसके साथ? ये काम आप कर रहे हैं। क्यों नहीं पूछती हैं? आपके जैसे लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। नहीं पूछती हैं। गृह मंत्रालय मेरे पास है, नहीं, पुलिस वाले मेरे पास हैं, मेरे पास तो नहीं है ना। आप सवाल उससे पूछिए कि जब वो सरकार जो है, जब मौलाना साहब के साथ अजीत डोवाल जी मिलकर बातचीत कर सकते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? आप तबलीगी जमात इज इक्वल टू मुस्लिम क्यों साबित करना चाहते हैं? आपका क्या प्रोपेगेंडा है शोएब जमई? ऐसा कोई भी केसेस नहीं लगा है जिसमें गिरफ्तारी की जरूरत है। ये नेशनल डिजास्टर जो केस लगा उसमें गिरफ्तारी की, आप गलत प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ? लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे कि हमारे अंजना जी बहुत सारी खबरें जो है वो छुपाई जाती हैं। तबलीगी जमात को इक्वल टू मुस्लिम आप क्यों करना चाहते हैं? क्या है आपका एजेंडा? खबरें वो है जो छुपाई जाती है अंजना जी। हम इस बात पर चर्चा नहीं करते कि बिहार के मजदूर जो गए वो कितने लोग बीच में मर गए और कितने लोग जो है वहां पहुंचे, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, उस पर हम चर्चा नहीं कर पाते। शोएब जमई को देखिए कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तबलीगी जमात इज इक्वल टू मुस्लिम्स करने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में, जबकि कोई नहीं कह रहा। ऐसा गलत गलत और मजहबी प्रोपेगेंडा है। कंट्रीज के संगठन OIC ने जो है हिंदुस्तान को कंडेम किया इस मामले पर कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है। आप जरा अब हमारी बात को सुन लीजिए। अपने आप को आप बहुत बड़ा रिसर्चर कहते हैं, तो महाशय आपको इस बात पर भी रिसर्च करके आना चाहिए था कि क्यों ऐसा ब्लेम किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात। जैसे ही तबलीगी जमात का नाम आता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप उसको हिंदुस्तान के पूरे मुस्लिम से इक्वेट क्यों कर देते? तबलीगी जमात इज नॉट द टोटल इस्लाम, तबलीगी जमात इज नॉट द टोटल मुस्लिम। फिर आप बैठकर नेशनल टीवी चैनल पर लोगों के बीच में आप वैचारिक अलगाववाद को क्यों बढ़ावा देते हैं कि आपने हम मुस्लिमों को बदनाम कर दिया है? मान्यवर, आप इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। नहीं, निजामाबाद का बीजेपी का सांसद सब्जी और फलों वालों को झंडा बांट रहा होता है, वो अलगाववाद नहीं है। निजामाबाद का सांसद जो है सब्जी और फल वालों को झंडा बांट रहा होता है सारे टीवी चैनलों कि भाई ये तुम हिंदू हो इसलिए तुम सब्जी बेचो, ये अलगाववाद नहीं है। निर्मल बाबा लातूर में तमाम न्यूज़ चले, उनकी कमियों को बताया गया, उनकी गलतियों को बताया गया, तो क्या पूरा हिंदू समाज खड़ा हो गया? जी नहीं, ये आप लोग जैसे बैठकर वैचारिक अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको नहीं मालूम था, आपको नहीं मालूम है, आप इतने बड़े अपने आप को माइक्रोबायोलॉजी का साइंटिस्ट कहते हैं शोएब जमई जी। आपको नहीं मालूम है कि बीमारी संक्रमण से फैलती है? आपको नहीं मालूम है कि मलेशिया में इसके पहले जो जमात हुई थी वहां से लोग साउथ ईस्ट एशिया में आए, हिंदुस्तान में आए?
आप पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं मालूम है कि टूरिस्ट वीजा के आधार पर मिशनरी एक्टिविटीज को नहीं चलाया जा सकता। आपको नहीं मालूम है, आपने मौलाना साहब का वीडियो नहीं देखा, आपने मौलाना साहब का वीडियो देखा से जारी किया था कि अगर मरना है तो मस्जिद के अंदर मरेंगे, हमें डॉक्टरों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और आज आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है। इस बदनामी के पीछे भी आप लोग जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं मुसलमान, क्यों नहीं बाकी मुसलमान आगे आकर इस बात को कंडेम करता है कि मौलाना साहब को बाहर आना चाहिए? क्यों छिपे घूम रहे हैं, क्यों छिपे घूम रहे हैं? कह रहे हैं कि जब सरकार कोरोना टेस्ट पर, साजिद रशीदी जी आ रही हूँ, मौलाना अतहर साहब, कोरोना टेस्ट पर सच सामने लाने से मौलाना साहब लगातार कतरा रहा है। लगभग 28 मार्च के बाद से जानकारी नहीं दे रहा है। जाहिर तौर पर पुलिस की कार्रवाई को किसी तरह से वो घसीटकर पीछे ले जाना चाहता है, डीले कराना चाहता है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं, शोएब जमई जैसे, जो ये कहते हैं कि मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है, ये मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, ये तबलीगी जमात के उस मुखिया के खिलाफ है जिसने लॉकडाउन में सरकारी निर्देश के उल्लंघन के लिए लोगों को उकसाया। इतने लोगों की जान गई है। 30% देश में केस जिसकी वजह से हुए हैं, वो खुद भागता फिर रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये तबलीगी जमात के लोग हैं, इनको तो पहले ही दिन खुल के सामने आ जाना चाहिए था, इनको पहले ही दिन आके कहना चाहिए था, लेकिन ये आए नहीं। और इन्होंने आकर के इस गलत तरीके से मुल्क के अंदर इस बीमारी को, महामारी को फैलाया है, जिसकी जिम्मेदारी ये तबलीगी जमात के लोग हैं। इनको आना चाहिए था। ये गलत कह रहे हैं। ये मुसलमानों की बात नहीं है, हम लोग उनको मुसलमान ही नहीं मान रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं चुपके चुपके जाकर के? ये कौन सा दीन फैला रहे हैं चुपके चुपके जाकर के? कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं? क्या कोई नई बात ऐसी है जो रसूलुल्लाह ने नहीं बताई थी और आज ये तबलीगी जमात वाले बता रहे हैं? कौन सी बात है ऐसी? हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। इनका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? क्या चुपके चुपके बताना चाहते हैं? 4 आदमियों को जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया और उसके बाद में आप उनके ऊपर तबलीग कर रहे हैं। तबलीग में क्या बता रहे हैं? तबलीग के लिए मस्जिद है, मस्जिद में जाकर तबलीग कीजिए। आप रास्ते गली कूचों में क्यों जाकर तबलीग कर रहे हैं? भाई मदरसों में पढ़ाया जाता है, मस्जिद में ही तबलीग की जाती है हजरत। सर रास्ते गली नहीं, कूचों के अगर अंदर दीन की बात कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। नमाज की बात कर रहे हैं तो क्या वो अच्छी बात नहीं है? वो अखलाक की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। ईमान और जो है अखलाक की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। वो सिखा रहे हैं कि माँ बाप की खिदमत करो तो अच्छी बात नहीं है। वो सिखा रहे हैं नमाज सिखा रहे हैं। शोएब जमई, जब आप बोल रहे थे तो किसी और ने नहीं बोला, लेकिन शायद इतना बेसिक कर्टसी भी आप नहीं जानते हैं। जब आपके नाम पर मैं आऊं तो आप अपनी बात कहें, बारी बारी से बात बोले, अपनी बात पूरी करें। मौलाना अतहर साहब, देखिए भाई, इतना बड़ा मामला है हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क हमारा इस वबा में गिरफ्तार हो रहा है और किस तरीके से 20,000 के करीब हिंदुस्तान में फिगर पहुंच गई है। आप देखिए तो हमारे मुल्क का क्या होगा। हम तो अपने देश, अपने मुल्क की सेहत और सलामती और जिंदगी के लिए दुआ कर रहे हैं, भारतवासियों के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें हिंदुस्तानियों को महफूज रखे, तमाम इंसान जहां जहां है उनको महफूज रखे। साजिद रशीदी साहब, बीमारी को फैलाया गया। साजिद रशीदी साहब बैठ करके खुद भी अपने के वास्ते गड्ढा खोद रहे हैं और दूसरों के वास्ते भी गड्ढा खोद रहे हैं। आप साजिद रशीदी जी, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाते मौलाना साद? देखिए अंजना जी, आप माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त और बड़ी अच्छी पत्रकार हैं। ये बात कहकर के मौलाना साद कहाँ हैं, गायब हैं, छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप हमारी इंटेलिजेंस को कमजोर बताना चाहते हैं पूरी दुनिया की नजरों में। हमारी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है। हमारी इंटेलिजेंस जो है जानती है कहाँ है मौलाना साद साहब। क्राइम ब्रांच को पता है मौलाना साद साहब कहाँ है, अमित शाह को पता है मौलाना साद साहब कहाँ है, NSA को पता है मौलाना साद साहब कहाँ है। तो ये कहना टीवी पर के साहब पता ही नहीं मौलाना साद कहाँ है, तो ये कहीं ना कहीं आप सरकार को चुनौती दे रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को चुनौती दे रहे हैं। कोरोना ये टेस्ट बहुत वाला गलत सवाल बात सुनाई है। दिया, नहीं सुनाई दिया था? बिल्कुल सुनाई दिया, मैंने सवाल का ही जवाब दिया है आपके। अच्छा, है कहाँ? बाग बगीचे में बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? मास्क नहीं लगाया है, बाहर दिख रहे हैं इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, मैं अपने बगीचे में बैठा हूँ, घर पर सहारनपुर में। अच्छा, बगीचे में? हाँ, ये मेरे घर का बगीचा है। आप संपर्क में हैं क्या मौलाना साद से? आप ये पूछिए कि मौलाना साद किसके संपर्क में नहीं है। अच्छा, आप संपर्क में? मौलाना साद ने एक आज इतना अच्छा बयान दिया है। हाँ। मौलाना साद ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए जितने मुसलमान, जितने जमाती
कोरोना वायरस से ठीक होकर आए हैं, उनको चाहिए कि वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए दूसरों के लिए खून दें, ब्लड दें। ये इतना अच्छा बयान उनका आया है। आप 304 का जो मुकदमा दर्ज हुआ है साजिद रशीदी, वो सरकार जानेगी, इंटेलिजेंस एजेंसी जानेगी, पुलिस जानेगी। हम और आप थोड़े फैसला करने वाले हैं। नहीं, फैसला नहीं करेंगे, लेकिन आप उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बड़े फैन नजर आ रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। आप बहुत बड़े फैन नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि 304 का मुकदमा दर्ज हो गया, आपको तो वो भी गलत लग रहा होगा फिर। आपका भी फैन हूँ मैं, आपका भी फैन हूँ, बहुत बड़ी पत्रकार हैं आप, जैसे फैन की जरूरत नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और आप चर्चा मौलाना साद पर हो रही है, अगर आप मुझ पर चर्चा करने के लिए आए हैं तो आप जा सकते हैं, अगर आपको सवाल का जवाब देना है तो आप जवाब दीजिए। ये जलेबी बनाने के लिए यहाँ पे मत बैठिए। बाग बगीचे में भ्रमण के लिए अगर आपको लग रहा है आप निकल गए हैं तो ये गलत है। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आपका भी फैन हूँ, उसका भी फैन हूँ। चर्चा मुझ पर नहीं, मौलाना साद पर हो रही है। साजिद रशीदी, सवाल का जवाब दीजिए, बेवजह की बात मत कीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोरोना टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, पुलिस को भी तो अपनी जान की सोचनी पड़ेगी। कोरोना टेस्ट के लिए उनसे लगातार कहा जा रहा है, वो कहते हैं क्वारंटीन में है, फिर उनके बेटे कहते हैं नहीं उनको तो कोई कोरोना नहीं है, नेगेटिव आई है रिजल्ट। अब फिर उनको जब बोला गया है तो कह रहे ठीक है एम्स से अब मैं सरकारी अस्पताल से करा रहा हूं, अब उसकी रिपोर्ट कुछ दिन में आ जाएगी, जो इंटरव्यू उन्होंने आज दिया है। तो 24 घंटे 48 घंटे में तो कोई भी रिपोर्ट आ जाती है। 28 मार्च से पुलिस उनकी तलाश में है, रिपोर्ट सामने रखेंगे तब तो पुलिस पकड़ेगी। निजामुद्दीन मरकज में जिन जमातियों को निकालने के लिए पुलिस पहुंची थी, वहां से कई पुलिस वाले क्वारंटाइन करके रह रहे हैं, उनमें से कई के भी टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। आपको पता है किस तरह का खतरा होता है ऐसे लोगों को रेस्क्यू करने में? कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाते मौलाना साहब, ये मेरा सवाल है। मैं जवाब दे दूं आपको। जिन लोगों ने मौलाना साद साहब को क्वारंटाइन किया है वो शायद इसी देश के डॉक्टर्स हैं, शायद वो हमारे ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने क्वारंटाइन किया है। क्वारंटाइन आदमी खुद से नहीं होता, डॉक्टर्स की टीम जाती है बाकायदा। उन्होंने उनका ब्लड सैंपल भी लिया होगा, क्योंकि मरकज का मामला जितना मीडिया में आ रहा है सैंपल से तो नहीं होता है। साजिद रशीदी जी देखिए, ये मैं कहती हूँ ना, आप लोग इतनी कम जानकारी रखते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। ब्लड टेस्ट नहीं होता है, स्वॉब टेस्ट होता है सर। कोरोना के लिए स्वॉब टेस्ट लिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने एक जानकारी दी है, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। आपको जानकारी देती रहूंगी, ये 1 घंटे आपको अनेकों जानकारी दूंगी, बशर्ते कि आप उसको समझें और बात की तह तक पहुंचे। मेरे सवाल का जवाब देने की आप स्थिति में ही नहीं है और इसीलिए आप बाग बगीचे के घूमने की बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, जो मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ, देश के हॉस्पिटल में हुआ होगा, अरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो अभी 1 सप्ताह पहले तक इजाजत ही नहीं थी। दिल्ली में एका दुका कुछ ही ऐसे प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कि अभी टेस्ट कर रही हैं, जिसमें लाल पाथलाब एक है। कहां से उन्होंने रिपोर्ट कराई? वो रिपोर्ट रख दे देश के सामने, वो रिपोर्ट रख दे क्राइम ब्रांच के सामने, वो रिपोर्ट भी नहीं दिखाते। अब उन्होंने आज इंटरव्यू में कहा है कि मैंने अभी टेस्ट दिया है, रिपोर्ट आई नहीं है, रिपोर्ट आएगी। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूँ? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब उन्होंने कहा है कि टेस्ट हो गया है, रिपोर्ट आई नहीं, आएगी, तो जब आएगी वो दिखा भी देंगे। जब आपने इंटरव्यू सुन लिया है तो इसका तो जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया कि रिपोर्ट आएगी, दिखा देंगे। अतिकुर रहमान साहब, ये लुका छिपी का नहीं अगर खेल रहा मोहम्मद साद, तो क्या कर रहा है इस वक्त अतिकुर रहमान जी? बहुत बड़ी गलती हो रही है और उस गलती का सुधार जरूरी है। यहाँ पर शोएब जमाई साहब से मैं इतनी इल्तिजा करूंगा कि गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती क्यों की जा रही है? अगर एक तरफ हम सरकार से सवाल उठा रहे हैं तो मौलाना साद साहब को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो सरकार का साथ क्यों दे रहे हैं। आप शोएब साहब जानते हैं कि ये हरकत की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के गली कूचे में मुसलमान जो टोपी और दाढ़ी लगाकर जा रहा है उसके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, और इसकी जिम्मेदारी आपको शोएब साहब लेनी पड़ेगी। अगर आप अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मौलाना रशीदी, तो उतने ही जिम्मेदार मौलाना साद हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं अंजना जी के मौलाना साद सरेंडर अगर कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या उनको बेल का प्रोविजन नहीं मिल सकता है? क्या वो एंटीसिपेटरी बेल मांग नहीं सकते किसी कोर्ट से जाकर? तो ये दोनों की गलती हम मान रहे हैं अंजना जी, कि कोई एक साजिश रची जा रही है जिसके तहत जो हमारी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है उसका इन दोनों को, सरकार को भी
और मौलाना साद को भी अंदाजा नहीं है। क्या इतने ये बचकाना तो है नहीं जो इनको अंदाजा नहीं है, लेकिन अपने मजे में इतना मस्त है कि ये लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से सामने आकर ना सरेंडर कर रहे हैं और ना सरकार इनको अरेस्ट कर पा रही। शोएब जमई, आप ही से पूछ रहे हैं, वो जवाब दीजिए। देखिए अतीकुर रहमान भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने ये सही बात उठाया कि इस देश में इस वक्त जो है वो एक बड़ा इस्लामोफोबिक माहौल फैल गया। इस देश में इस वक्त जो है गरीब मासूम मुसलमानों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको दुत्कारा जा रहा है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए मौलाना साद को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, क्योंकि ये मामले 2014 से ही होते आ रहे हैं। आपने देखा तबरेज़, पहलू, अखलाक, ये तमाम की मॉब लिंचिंग इसी का नतीजा था। जुनैद भी जो है वो दाढ़ी टोपी लगा के ही जो है ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस तरह के मामले जो है वो 2014 के बाद से ही आ रहे हैं, ये आज का ये मामला नहीं है। ये तो एक, आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी खबरें छुपाई जाती है और बहुत सारी फर्जी खबरों को सामने लाया जाता है ताकि देश के जो असली मुद्दे हैं, जिसमें सरकार की किरकिरी हो रही है, जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाए, उसको छोड़ दिया जाए, अंजना जी मैं आना चाहूंगा। अतीकुर रहमान साहब जवाब दीजिए इनको। ये बात को भी आप समझिए। आपका प्रोपेगेंडा तो यहाँ तमाम पैनलिस्ट खोल रहे हैं शोएब जमई, लेकिन आपकी ये पुरानी आदत जाती नहीं है। अतीकुर रहमान, शोएब भाई, मुझे आप एक बात साहब, क्या मौलाना साद साहब इतना मायने रखते हैं इस देश में इस वक्त? क्या मौलाना साद साहब इस देश के करोड़ों गरीबों से भी ज्यादा मायने रखते हैं? पर गैर क्या मौलाना साद साहब इस देश में जो कोविड सिर पर हजारों जमातियों की जिंदगी को खतरे में डालने का मामला है, वो महत्वपूर्ण है। शोएब जमई, बचाने की कोशिश मत कीजिए। मौलाना साद साहब इस देश की बचाने की कोशिश मत कीजिए। शोएब जमई करते हैं हमारी लड़ाई बचाने की कोशिश मत कीजिए, जमातियों से एक नहीं होनी आरोपी चाहिए। को, इस बात को समझिए आप। एक आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। मुझे नहीं पता क्या इंटरेस्ट है इतना मौलाना साद में। कौन बचा रहा है? आप बचा रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि वो देश की प्रायोरिटी नहीं है। जिस शख्स ने इतने जमातियों की जिंदगी को खतरे में डाला, आप उनके परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसी बात बोलकर। अतीकुर रहमान साहब, शोएब भाई क्या बात कर रही हैं? शोएब भाई, वही जो आप सुन रहे हैं, वही जो आप सुन रहे हैं रिसर्चर साहब। अतीकुर रहमान साहब, क्या बात? शोएब भाई, मुझे एक बात समझाइए आप। हमारे यहाँ अतीकुर रहमान साहब बोलिए। पूरी दुनिया में कहीं नहीं, अतीकुर रहमान साहब बोलिए, उनकी आवाज ऊंची है, दूसरों को बोलने नहीं देते। अतीकुर रहमान बोलिए। कोई अपराध है? आप जानते हैं, लेकिन कोरोना जानबूझकर फैलाना अपराध है। आज ही कानून में परिवर्तन करके 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला करते हैं। जो जानकारी छिपाता है वो भी कानून अपराध है एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में। कौन समझाए आपको शोएब जमई? इतने बड़े रिसर्चर है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा तो आपको तुरंत ये जानकारी मिल जाएगी। अपराध है, कोरोना की बीमारी को फैलाना अपराध है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, सरकारी निर्देश का उल्लंघन अपराध है। 304 का मुकदमा दर्ज है। तो अतीकुर रहमान साहब आप बोलिए। उल्लंघन ही तो नहीं किया उन लोगों ने। शोएब भाई, गलती का सुधार करना जरूरी है और सुधार जब ही होगा। आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, लेकिन सरेंडर कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मौलाना साद साहब के सरेंडर करने से मुसलमानों का और हौसला बुलंद होगा। मुसलमान जो गली कूचे में जलील हो रहे हैं, उनको कम से कम एक आवाज मिलेगी बोलने के लिए कि हमने उनको सरेंडर करने पे पाबंद किया, और उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है। शोएब साहब, जो हुआ मुसलमानों के साथ में, आप जो किस्से कहानी गिनवा रहे हैं, उसके लिए लड़ने में हम समर्थ हैं। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ, लेकिन ये वक्त नहीं है। ये कोरोना से लड़ाई हमारी बड़ी लड़ाई है, और इससे लड़ने में आपका जो योगदान होगा, ये आपकी तबलीग होगी। शोएब भाई, ये सही वक्त है तबलीग करने का, और तबलीग का शुरू पहल करना है उनके सरेंडर से। शोएब जमई, मैं जवाब देता हूँ। जी अंजना जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कुछ साल पहले जब जामिया के एलुमनाई का आपको पहला अवार्ड दिया गया था, तो मैं मंच के सामने मौजूद था और मेरा सीना फख्र से जो है गर्व से बढ़ गया कि आप हमारी एलुमनाई हैं। और आज मैं इसी बुनियाद पर कहता हूं, आप बिहार की बेटी हैं। शोएब जमई, साजिद रशीदी, आप लोगों को अगर इतना ही शौक है मेरे बारे में बोलने का, तो अपना एक वीडियो पोस्ट बनाइए और अपने फेसबुक पे अपलोड कर दीजिए।
मैं यहाँ पर मौलाना साद पर बहस कर रही हूँ, ये बहस मेरे बारे में नहीं है। मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूँ जो सिर्फ मैं में ही उलझी रहती हूँ। मौलाना साद पर बहस करनी है तो रहिए, नहीं तो जाइए। इसी जामिया मौलाना साद पर बहस करनी है तो रहिए, नहीं तो जाइए। जामिया के स्टूडेंट्स को झूठे मौलाना मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इसी जामिया के स्टूडेंट्स को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उन पे गलत तरीके से केस लगाए जा रहे हैं। क्या आपका और हमारा फर्ज नहीं है कि हम उस पे आवाज उठाएं? एक अलग मुद्दा है। मौलाना साहब को खुद सामने आना चाहिए, कह रहे अतीकुर रहमान, सवाल का जवाब दीजिए, बहस को मत भटकाइए। अंजना ओम कश्यप पर यहाँ बैठे बैठे वीडियो मत बनाइए और लेख मत लिखिए, सवाल का जवाब दीजिए। कि हम जो है बिहार के मजदूरों की व्यवस्था पे आवाज उठाएं। हमारा फर्ज है कि हम बिहार के मजदूर जो गए, कितने लोग जो है अभी उसकी मौत हो गई, जो बेगूसराय का जो वो महत्व है, ये अलग मुद्दे हैं। हमारे लिए लड़ाई करने के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। साहब देश आज आपका फर्ज क्या बनता है? आप अपना फर्ज अदा करिए। उससे बड़े हो गए आज मौलाना साहब अपना फर्ज अदा करें। हमारी लड़ाई इन मुद्दों पर जारी रहेगी। उसको बखेड़ा मत बनाइए भाई। मौलाना साहब तबलीग जमात के हेड हैं, ठीक है, उनसे जो लापरवाही हुई है, जो मानवीय भूल है, वो माफी तलाफी करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब तो देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, भूल जाए उसको माफी तलाफी करके लोगों की जो जिंदगी गई उसको भूल जाए। लापरवाही हो गई, लापरवाही हो गई, मानवीय भूल हो गई, अंदाजा नहीं था, अंदाजा नहीं था। और टॉपिक पे बात कीजिएगा, मेरे ऊपर ऐसे मत लिखिएगा। सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको पता है कोरोना से कितने जमात में शामिल हुए लोगों की मौत हुई है? भाई पूरी दुनिया में ये बीमारी जमाई तबलीगी जमात के आयोजन में मरकज में रहने की वजह से कितने जमात के लोगों की मौत हुई है, नहीं बच पाए। आपको पता है रिसर्चर साहब? मुझे पता है, लेकिन किसी को पता थोड़ी था निजामुद्दीन में कितने लोगों की मौत हुई है। क्या बात करती है, कोई जानबूझ के बीमारी फैलाएगा? मेरे सवाल का जवाब दीजिए अगर पता है, नंबर बताइए। जितने लोगों की मौत हुई है और जितने की कोरोना हुआ है वो मुझे पता है, नंबर बताइए। लेकिन ये बताइए कि क्या वो अपराध है? वो तो खुद परेशान है, नंबर बताइए। कितने लोगों की मौत हुई है? संवेदना होनी चाहिए, आपको दुआएं करनी चाहिए। कितने लोगों की मौत हुई है? आपको दुआएं करनी चाहिए उसके लिए अंजना जी। शोएब जमई, कितने लोगों की मौत हुई है उससे ज्यादा जरूरी है कि हम ये बताएं कि जो भारत सरकार आंकड़े सिर्फ तमिलनाडु, दिल्ली और तेलंगाना का बताती है, लेकिन महाराष्ट्र और केरला का आंकड़ा हम क्यों नहीं बताते अलग अलग? महाराष्ट्र और केरला में जमाती की कोई मौत नहीं हुई। महाराष्ट्र और केरला में जमाती बहुत कम लोग हैं। जिस तरह से मौलाना साहब भड़काते रहे ऑडियो में कोरोना पीड़ित कि मस्जिदों को गुलजार कीजिए, उसको नहीं बताएंगे। मजहब की रोशनी में आप कह रहे हैं कि मैंने ये जानकारी दी थी, उनकी वजह से उनकी बात पर भरोसा करके लोग बैठे रहे, उन्होंने इतने बड़े पाप को अंजाम दिया। ऐसा गुनाह जो आपको दिखता नहीं है, कितने परिवारों के घरों की रोशनी बुझी है और आप कह रहे हैं उसे भूल जाए, और आप प्रोपेगेंडा रच रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम बना दे। आप जैसा प्रोपेगेंडा रचने वाला जो इसको हिंदू मुस्लिम बना रहा है, तबलीगी जमात क्या मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव है? कैसी बात कर रहे हैं आप शोएब जमई की? बात भी कही थी आपने, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है, अधूरा ऑडियो चलाया, क्या बात करते हैं? बहुत अफसोस है। अपना काम करेगा, आप ऐसा प्रोपेगेंडा रच रहे हैं जाएंगे तो वो दोषी हैं। अगर ये देश वो दोषी नहीं पाएंगे, ये देश तमाम मजहबों से बनता है। हर मजहब का वो व्यक्ति जो देश के कानून का पालन कर रहा है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है, उसे ये देश सिर आंखों पर बिठा रहा है। लेकिन जो आरोपी है 304 का, आप ये जज समझ रही हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, तय करेगा कानून। कोर्ट तो आप अपने आप को समझ रहे हैं जो रोज बैठ जाते हैं मीडिया पर भाषण देने। मीडिया खुद को प्रोफेसर साहब से ऊपर समझती है, देश का एंकर खुद को जज से ऊपर समझता है, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए प्लीज डोंट बी जजमेंटल, लेट द लॉ डू देयर वर्क। उनको कानून का अपना काम करने दीजिए, एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए, जान छोड़िए देश की। प्रोफेसर मिश्रा, पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि क्यों तबलीगी जमात को हिंदुस्तान के पूरे मुस्लिमों से इक्वेट कर रहे हैं? अगर कुछ अच्छा करना है ना तो घरों में जाकर उत्तर दीजिए। एक सेकंड, दूसरे के प्रश्न का भी उत्तर जो इन घरों की रोशनी बुझी है, उन जमातियों के बारे में सोचिए, कुछ कीजिए कि उनके परिवारों के लिए क्या कर सकते हैं। 2 अच्छा काम भी कर लीजिए। रिसर्चर बनकर रोज टीवी पर बैठकर सिर्फ अपशब्द बोलने से नहीं कुछ भला होगा,
नहीं कर रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं है कितने लोगों की मौत हुई है। राशन रोज बांट रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई नहीं है ना। अधूरी जानकारी के साथ बैठ गए हैं टीवी पर। प्रोफेसर साहब बिहार के मजदूरों को राशन बांट रहे हैं, यूपी के मजदूरों को राशन बांट रहे हैं, बंगाल के मजदूरों को राशन बांट रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं। टीवी पे बैठ के खाली गाली और अपशब्द बोलते हैं। मैं अपना रिसर्च भी कर रहा हूँ कोविड-19 के ऊपर, ये काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब बोलिए। ये आपको तो पता होता नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा। अंजना मैम, मैं अपनी बात को दोबारा शुरू करना चाहूंगा और ये शोएब जमी जैसे लोगों से जो अपने आप को बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर होने का दावा करते हैं, मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती, इन लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि तबलीगी जमात हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और इन जैसे इस्लामिक स्कॉलर रोज टीवी पर बैठकर अलगाववाद को, वैचारिक अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मौलाना साहब क्यों छिपे हुए हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि जब सरकार चाहेगी हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, सामने आ जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ पता नहीं कहां से बैठकर वो अपना वीडियो जारी कर देते हैं। मैं शोएब जमील जी से पूछना चाहूंगा कि उस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो उन्होंने सबसे पहले जारी किया था। हिंदुस्तान में 1/3 हर तीसरा आदमी आज की डेट में तबलीगी जमात से कहीं ना कहीं संक्रमित है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। अभी आप कह रहे थे जो हुआ तो हुआ, कितनी माओं की गोद सूनी हो गई, कितने लोगों के परिवार का मुखिया चला गया, उसकी जिम्मेदारी लेंगे आप? हुआ नहीं, फिर आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे शोएब जी? और यहाँ पर बैठकर वैचारिक अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं जो हुआ तो हुआ, आप कह रहे हैं जो हुआ तो हुआ, आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? लोग मदरसों में क्यों छिप रहे हैं, लोग मस्जिदों में क्यों छिप रहे हैं? देश की विदेश मंत्री जो रही अपने तबलीगी जमात के मौलाना साहब पर इतना ही गर्व है तो आपको इस बात की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि जो तबलीगी जमात के लोग जहां कहीं भी छिपे हुए हैं पब्लिक के सामने आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को बता दे ताकि और लोग संक्रमित होने से बच जाए। और आप यहाँ पर बैठकर इस अलगाववाद की नहीं, आप जैसे लोग बैठकर इस अलगाववाद को बढ़ावा दें। जब यहाँ से आपकी डाल रही गलती है, आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का यूज करते हैं, आप अरब के मीडिया का यूज करते हैं। जिस केरला की बात कर रहे थे आप, वहां के केरला के कुछ एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोपेगेंडा चला दिया है कि यहाँ पे इस्लामोफोबिया चल रहा है, और आज आप बैठकर उसी की दुहाई दे रहे हैं। आज आप बैठकर उसी इस्लामोफोबिया की दुहाई दे रहे हैं जो आज आप कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है। इसके भी जिम्मेदार आप भी हैं, आप जैसे लोग हैं जो बैठकर इन विचारों को प्रोपेगेट कर रहे हैं। क्यों नहीं आपके मौलाना सामने आ रहे, साथ को आज क्या क्यों नहीं बता रहे? भाई फंड में कितना पैसा कहां से आया? अरे भाई रिसोर्स बताइए ना, अरे रिसोर्स बताइए कि पैसा कहां से आया, रिसोर्स बताइए पैसा कहां से आया। आपको ईडी चिट्ठी भेज रही, आपको क्राइम ब्रांच चिट्ठी भेज रही, नोटिस भेज रही, तो उल्टे आप डिमांड कर रहे हैं। जिस आदमी को सरेंडर करना चाहिए वो आदमी डिमांड कर रहा है। बताते हैं जिस आदमी ने आज की डेट में हिंदुस्तान में कोरोना का डाटा लगभग 20,000 के आसपास पहुंचाने में 1/3 का रोल प्ले किया हो, और उसमें से आपको तमाम लोगों के फोन नंबर बना रहे हैं, उसमें रोहिंग्या का भी केस सामने आ रहा है। आप रोहिंग्या की भी दुहाई देने लगेंगे कल बैठकर टीवी चैनल पर। आप ही जैसे लोगों ने एंटी-सीएए आंदोलन के प्रोटेस्ट को हवा दी थी, आप ही जैसे लोग बैठकर वैचारिक अलगाववाद का बढ़ावा देते हैं। एक तरफ भारत सरकार हर रिमोटेस्ट एरिया में बैठे हुए आदमी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, राज्य सरकारें अपना काम कर रही है, और आप जैसे लोग यहाँ पर बैठकर टीवी चैनल पर बैठकर इस्लामोफोबिया, हिंदू मुस्लिम, केवल मुसलमान जीने, आपने पूरे जमात से अपने आप को इक्वेट क्यों कर लिया? आपने जमात से हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या जमात रिप्रेजेंटेशन करता है? अरे जमात के बगल में ही जहाँ पर आपका हेड ऑफिस है वहीं पर निजामुद्दीन दरगाह है जो कि जमात को नहीं मानती। अब बताइए इसका उत्तर है? मैं कह रहा हूँ केरला तो आपको मौलाना अतहर साहब आप सुन रहे हैं जमई जी की दलीलों को, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वो कह रहे हैं भूल जाइए अब मौलाना साहब को आगे बढ़ने। कोई दलीलों में जान नहीं है, सिर्फ ये इधर उधर भाग रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। उसके अलावा कोई इनके पास सही बात नहीं है, इसलिए कि इनके पास कोई जवाब और माकूल दलील हो ही नहीं सकती है। संक्रमण फैला हुआ है, कह रहे हैं भूल जाइए। सिर्फ ये दाहिने बाएं भाग रहे हैं। देश में 30% कोरोना के मामले मरकज निजामुद्दीन के मरकज की वजह से हुए। इसके बाद मौलाना साद अब तक फरार। इंटरव्यू में कहता है कि टेस्ट रिपोर्ट का अभी है इंतजार, कुछ दिन में आ जाएगा। क्या सिर्फ पुलिस की हिरासत से बचने के लिए ये टैक्टिक्स नहीं है? 304 गैर इरादतन
हत्या का भी मुकदमा दर्ज है इसी मौलाना साद पर। इसी पर हम कर रहे थे बहस कि आखिर क्यों छिपता फिर रहा है कानून से मौलाना साद। देखते रहिए आज तक।